रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके संदीप भैया लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस वीडियो के तहत बेटा हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कवर कर लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं, उनको भी मैं बताते चलूंगा। तो अगर आपने नोटबुक और पेन रेडी नहीं किया है तो जल्दी से रेडी कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कर दो साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहां से। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और सबसे जरूरी जानना क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रिएक्शन का मतलब होता है मिलना। मिलना कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होना, समझ रहे हो ना, वही केमिकल रिएक्शन होता है बेटा। जैसे डिफिनेशन से आओ आपको समझाता हूं कि अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस व्हेन वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन तब होता है जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और कुछ न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कार्बन है और इसकी मुलाकात ऑक्सीजन से होती है और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बना देता है। अब आप चाहोगे कि CO2 हूबहू ऑक्सीजन की तरह हो, तो ऐसा नहीं है। यानी CO2 का जो नेचर होगा वो कार्बन से अलग होगा, ऑक्सीजन से अलग होगा। क्लियर। केमिकल रिएक्शन क्या समझ में आया कि कुछ लोग आपस में मिलके कुछ नया चीज बनाएंगे, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन कब हैपन होता है, जब वन और मोर सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। देख बेटा, जो सब्सटेंस कंबाइंड होंगे उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्टेंट। जो आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया बनता है, फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बना जैसे कि CO2, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब आपको पहले स्लाइड में तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहला केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, उसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और रिएक्टेंट किसे कहते हैं, सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो जाते हैं कि अपन को केमिकल रिएक्शन करना है, हम मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जब ये आपस में मिलते हैं कुछ नया बनता है, न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जब ये आपस में मिल जाते हैं कुछ नया बनाते हैं, वो नए सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आई होप कि आपको तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी। चल अगली स्लाइड में मूव करते हैं। इसमें हम बात करेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसे अभी तक तो रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए। अब ये इक्वेशन क्या है, आओ समझ। A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction। जैसे कि अगर आप इस बात को लिखोगे बेटा कि मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, साथ ही बनाता है वाटर। ये रिएक्शन हो गया इंपॉर्टेंट, इसे लगा लो स्टार। पेपर में भी आ सकता है कि जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनाता है वाटर। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, आसान कर देंगे। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जैसे कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखेंगे CO2 और वाटर को लिखेंगे H2O। तो ये जो आपको बेटा फॉर्म दिख रहा है ना, ये फॉर्म, इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि किसी भी रिएक्शन को एक छोटा रूप दे देना, एक छोटा फॉर्म दे देना, छोटी छोटी बातों में लिख के बयां कर देना, केमिकल इक्वेशन का नाम।
क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको बोलूं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस बड़े से स्टेटमेंट को देखो मैंने कितने छोटे सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है, तो इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बड़ी बड़ी इक्वेशंस को एक छोटा रूप दे देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सो सिंपल। और इसमें भी क्या होता है, अगर हम CH4 और O2 की बात करें तो ये कौन है? रिएक्टेंट। जो रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। और ये जब रिएक्शन हो जाता है तो कुछ नया बनता है, कुछ मीठा हो जाए डेयरी मिल्क की तरह, तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने की प्रोसेस को, रिएक्टेंट को चेंज होने की प्रोसेस किस में? प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और उसी का सिंबॉलिक फॉर्म केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको केमिकल इक्वेशन। अब अगले स्लाइड में बात करेंगे कि देख बेटा, रिएक्शन तो तूने कर लिया, लेकिन रिएक्शन के बाद कुछ चीजें हैं जो तेरे अंदर चेंजेस आ जाएंगी। जैसे आप जाते हो किसी के साथ मिलने, मिल के आते हो, मुलाकात होती है, बात होती है, प्यार होता है, तो उसके बाद आपके चेहरा ग्लो करने लगेगा, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली की तरह। अब आप ग्लो कर रहे हो, खुश हो कि यार आज उसके से मिला, मजा आ गया। ठीक उसी प्रकार जब रिएक्शंस होते हैं ना, जब रिएक्शंस होते हैं तो जो रिएक्टेंट होते हैं और जब प्रोडक्ट बनता है, कुछ नया बनता है, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेटा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब कि वो अपने स्टेट को नहीं चेंज कर देता। जैसे कि हाइड्रोजन क्या था? गैस था सर। ऑक्सीजन क्या था? गैस था सर। तो जब दो गैस आपस में मिलेंगे तो गैस ही बना देना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने वाटर बनाया जो कि है लिक्विड। लिक्विड। अब आप इस रिएक्शन में देख रहे हो कि दो गैस मिलकर लिक्विड बनाते हैं, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में इनका क्या चेंज हो गया? स्टेट चेंज हो गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। Two molecules of hydrogen H2 and one molecules of O2 form 2H2O। क्लियर हो गया? चल रहा। दूसरा आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब रिएक्शन होता है तो इसमें से कुछ गैसें बाहर निकलती हैं, कुछ गैस निकलती है बाहर। बात तो सही है। अगर मान लो आपको मैं दौड़ा दूं, खूब दौड़ाऊं, तो दौड़ने के बाद बेटा आप नहीं हाँफते हो, एनर्जी निकालते हो, उसे रिएक्शन भी होता है तो कुछ गैसें बाहर निकलती है। देखो एग्जांपल मिल दिया है बबल्स, फिजिंग। अब ये आपको देखो, ये आपको दिख रहा है, सिस्टम दिख रहा है आपको यहाँ। इसके अंदर से कौन सा गैस निकल रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर हमने क्या डाला है? जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं। और इसके अंदर है डिल्यूट H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4। अब अगर हम H2SO4 के अंदर जिंक डाल दें तो कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। होगा क्या बच्चों कि इसमें जो H2 है प्लस SO4 माइनस Zn प्लस। अब मेरी बात को समझना बेटा, जो H2 के साथ SO4 है, जब इसके अंदर हम जिंक के कुछ टुकड़ों को डालेंगे तो ये जिंक इज मोर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मतलब किसी से मिलने की, किसी से, जैसे कुछ लोग होते हैं किसी से जाके घुल मिल जाएंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे कि सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाएगा। और एक बार वो इंप्रेस हो गया तो अगर उसका कोई फ्रेंड भी है तो वो उसको छोड़कर उस बंदे के साथ चला जाएगा, बोलेगा वाह क्या बंदा है, क्या जेन्युइन लड़का है, इंप्रेस कर दिया मुझे। उसी तरह से बेटा जो SO4 है H2 के साथ तो है, लेकिन जब इसकी मुलाकात जिंक से होती है तो जिंक हाईली रिएक्टिव है। बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा विच एलिमेंट्स इज हायर रिएक्टिव और सबसे लिस्ट रिएक्टिव धीरे 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 कैसे होता है, वो सारा समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ समझो कि जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो जिंक क्या करेगा? अपने साथ SO4 को लेके चला जाएगा। अब हमारे जो हाइड्रोजन है, ये हमारे हाइड्रोजन है, ये रिलीज होंगे, इवोल्यूशन होगा इसका।
यानी ये गैस बाहर निकल जाएगा रिएक्शन के दौरान। तो बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा, स्टेट बदल सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन बदल सकता है। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब रिएक्शंस होंगी तो उनसे कुछ गैसें बाहर निकलेंगी, उनसे कुछ गैस बाहर की ओर निकलेंगी। ये कब होगा? ये ऑब्जर्वेशन है ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रही। अगला आता है बच्चों, चेंज इन कलर रिएक्टेंट। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। जैसे यहाँ CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, ये क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, चाहते हैं बोलते अपन को भी केमिकल रिएक्शन करने का है, तो उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। जो मिलते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये जो नया बना FeSO4 प्लस Cu, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना, कोई रिएक्टेंट धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना और एक दिन प्रोडक्ट के रूप में बदल जाना, तो वो जो प्रोसेस है बेटा उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इस बड़े रिएक्शन को आप कैसे बोलोगे? आप किसी को कैसे बोलोगे? आप बोलोगे छोटी छोटी चीजों, सिंबल्स के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे ये केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन तो है ही लेकिन रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इसको पढ़ूं तो ऐसे पढ़ूं कि व्हेन aqueous solution of copper sulfate combined with iron, या when iron nail is dipped into it then it's form iron sulfate and copper, ऐसे बोलूंगा। लेकिन इस बड़ी सी स्टेटमेंट को देखो मैंने कितने छोटे से वर्ड में लिख दिया, तो इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बात हम कहाँ पे थे अभी? हम थे ऑब्जर्वेशन, क्या क्या होता है जब रिएक्शंस होती हैं, कलर बदल जाता है। आप गए और आपका चेहरा लाल हो गया खुशी से, वो बोलते हैं क्या बात है तेरे चेहरे लाल लाल हो गए, तो अब दूसरों को क्या पता कि तुम क्या करके आए। उसी तरह जब रिएक्शंस होता है ना बेटा, तो इनके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4, कलर आप देख रहे हो कैसा है? ब्लू कलर है। कैसा कलर है बच्चों? ब्लू कलर है। और इसके अंदर हमने डाल दिया क्या? इसके अंदर हमने डाल दिया, इसके अंदर बेटा हमने डाल दिया आयरन नेल। आयरन नेल मतलब लोहे की कील डाल दी, लोहे की कील डाल दी, आयरन डाल दिया। जैसे ही आयरन डाला तो इसमें भी कहानी क्या है कि आयरन इज मोर पावरफुल, हाईली रिएक्टिव देन, हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? कॉपर को लात मारेगा, बोलेगा भाग यहाँ से, और खुद बनाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। सॉलिड होगा कॉपर और आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब आप देखो बेटा कि जब कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नील डालते हैं, आयरन सल्फेट क्यों बनता है? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। पहली बात ये हो गई कि आयरन भैया ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आयरन ने SO4 का साथ ले लिया, कॉपर ने SO4 का साथ छोड़ दिया। लेकिन जब आयरन सल्फेट बना तो उसका कलर ब्लू से कैसा हो गया? ग्रीन हो। कैसा हो गया बेटा? ग्रीन हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट? क्यों हो जाता है? बोलोगे बिकॉज आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट। क्योंकि कॉपर को आयरन हटा देता है और खुद आयरन सल्फेट बनाता है, इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। एग्जामिनर बेटा ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। तो बोलोगे द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट, देन इट बिकम्स ग्रीनिश, यानी ग्रीन हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि भाई कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, जब उसके अंदर लोहे की कुछ 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 डालते हैं तो उसका कलर ब्लू से ग्रीन होता है। ठीक है। और आयरन सल्फेट क्यों बनाता है? बिकॉज यू ऑल नो दैट कि हाई रिएक्टिव होता है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है।
एरर। ठीक है, तो इसे देख लेना एक बार। चेंज इन कलर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है बेटा, चेंज इन कलर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। K2Cr2O7 किसका फॉर्मूला होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। जनरली उसका कलर ऑरेंज होता है, आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का। आपको लग रहा होगा ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी है, नहीं है बेटा, ये ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा है? ऑरेंज है। और अब यही कलर कैसा हो गया? ऑरेंज टू ग्रीन। क्या किया इसने, किसके साथ ऐसा मुंह काला किया कि इसका कलर ग्रीन हो गया? तो बेटा वो एलिमेंट यानी वो जो आपका सब्सटेंस है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच गैस इज पासिस थ्रू K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से कौन सी गैस पास करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है? तो बेटा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड और उसका कलर हो जाता है ऑरेंज टू ग्रीन। या फिर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि जब हम SO2 K2Cr2O7 से पास करेंगे तो क्या होगा? तो लिखोगे द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज इनटू ग्रीन कलर व्हेन SO2 इज पास थ्रू इट। कि जब हम SO2 K2Cr2O7 से पास करेंगे तो उसका कलर ऑरेंज से कैसा हो जाएगा बेटा? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब तीन चीजें क्लियर हो गई भाई, स्टेट बदल जाते हैं, दूसरा गैसेस बाहर निकलते हैं, और तीसरा कलर बदल जाते हैं। कलर वाला सबसे अच्छा था। तीसरा टेम्परेचर भी बदलता है सर, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी या तो हीट और लाइट, गिवन ऑफ और ऑब्जॉर्ब। यानी जब रिएक्शंस होते हैं तो उन रिएक्शन के दौरान या तो हीट बाहर निकलता है या तो हीट अंदर ऑब्जॉर्व होता है। क्लियर? कैसे होता है? रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब अंदर, एंडोथर्मिक। कुंडी मत खड़काओ राजा और सीधा अंदर आओ राजा। तो एंडोथर्मिक में वही चीज है कि कौन कुंडी नहीं खड़काएगा, कौन सीधा अंदर आएगा? तो हीट, हीट की मैं बात कर रहा हूं। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। कभी मत बोलना मूड बना के ताजा ताजा, बेटा रिएक्शंस पे ध्यान दो। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा? ऑब्जॉर्व होगा। एक्सो में हीट क्या होगा? उसमें हो जाएगा सर हीट रिलीज। अब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलता है, हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक ऐसा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट ऑब्जॉर्व होता है। सर हीट रिलीज कैसे होगा? जब आप उसे गर्म करोगे तो हीट ऑब्जॉर्व होगा, और जब वो रिएक्शन करेगा तो हीट रिलीज होगा। जैसे कि और रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एक ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता है हीट के फॉर्म में। मैं दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, थक गया, थकने के बाद मेरे को पसीने आ रहे हैं, मेरी एनर्जी खत्म हो गई दौड़ने की वजह से, अब मेरी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही है, मैं हाफ रहा हूं। तो ये एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक है, बाहर निकल रहा है। उसी तरह कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे मीथेन, CH4 मीथेन, अभी हमने बात की थी पिछले से पिछले स्लाइड में कि जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा पेपर में? व्हाट हैपेंस इफ मीथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो उससे कौन सी गैस बाहर निकलेगी सर? CO2 गैस बाहर निकलेगी सर। और क्या बनेगा सर? वाटर बनेगा सर। और रिलीज होगी एनर्जी, प्यारी सी एनर्जी, जैसे यहाँ आप देख रहे हो रिलीज हीट। जब मैं इसे गर्म कर रहा हूँ तो ये हीट को रिलीज कर रहा है। इसके सामने जाकर ऐसे मूव कर देना, मजा आ जाएगा, पूरी एनर्जी का तुम्हें एहसास होगा बेटा। हीट कैसे रिलीज होता है उसका एहसास फील आ जाएगा। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है सर? हीट बाहर निकलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मीथेन बर्निंग का बता देना, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे हीट करते हैं। एंडोथर्मिक में रिएक्शन वो होते हैं जो ऑब्जॉर्व करते हैं एनर्जी को, सिंपल। एनर्जी बोले तो हीट, एनर्जी बोले तो बेटा
हीट ऑब्जॉर्व करते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको आप हीट करो, गर्म करो, इसको गर्म करो, कुछ 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 गर्म करो। गर्म करने के बाद ये हीट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, और ऑब्जॉर्व करने के बाद एक समय के बाद टूट जाएगा। इसमें CaO और CO2, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस को बेटा ध्यान में रख के चलना है। रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान में रख के चलना। अब हमने बोला कि सर कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन, कोई रिएक्टेंट आपस में अगर मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं कहीं जाके, तो उनकी चार चीजें बदल सकती हैं। या तो स्टेट बदल जाएगी, जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका, या तो कलर बदल जाएगा, या तो टेम्परेचर बदल जाएगा, या तो जब वो आपस में मिलेंगे तो उसमें से कुछ गैसें बाहर निकलेंगी। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तब। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसके ऑब्जर्वेशन जो ये है ना, चार ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन कलर से जो मैंने दो पॉइंट्स आपको बताए थे, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको स्पेशल ध्यान दीजिए। हाँ, अच्छा, एक और हमने बता दिया, स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर, चेंज इन टेम्परेचर। बेटा फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, कभी कभी जब केमिकल रिएक्शन होते हैं कुछ पर्सिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। पर्सिपिटेट मतलब कि ये सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं है। इनसॉल्युबल का मतलब आप समझ गए होंगे, नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। अब देख बेटा, सम रिएक्शन ऑफ सॉलिड फॉर्म एंड सेटल एट द बॉटम, जब सॉलिड बनेगा तो नीचे जाके फंसेगा। When two liquids are mixed, the solid is called precipitate. जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो आपको एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाता है, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेट बोलते हैं। सर पर्सिपिटेट बोले तो क्या, अभी समझने का कि पर्सिपिटेट बोले तो क्या, तो पर्सिपिटेट बोले तो एक सॉलिड यानी ठोस, इनसॉल्युबल यानी वाटर में डिसॉल्व होने वाला नहीं, सब्सटेंस, सिंपल। यानी एक सॉलिड जो कि वाटर में डिसॉल्व ना हो वो सब्सटेंस होता है बेटा आपका पर्सिपिटेट। सॉरी बेटा, अब देखो बेटा, यहाँ है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल्ड वाइज, PbNO3 का होल्ड वाइज, इसमें हमने मिक्स कर दिया पोटेशियम आयोडाइड KI मिक्स कर दिया। दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड है, दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड। अब ये दोनों आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज किए, Pb चला गया किसके साथ, I के साथ, PbI2 बना दिया। क्या दिख रहा है आपको PbI2, कलर कैसा है बताओ, कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर, येलो है। यानी इसमें जो पर्सिपिटेट बना, सॉलिड तो है ही, येलो है, येलो सॉलिड पर्सिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ये पूछ सकता है कि इसमें सॉलिड येलो सॉलिड पर्सिपिटेट कौन है, तो लेड आयोडाइड होता है। लेड आयोडाइड सॉलिड पर्सिपिटेट होता है येलो कलर का। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, insoluble। और क्या बनाएगा सर, पीबी तो चला गया आई के साथ, तो के किसके साथ आ जाएगा, के आ जाएगा सर NO3 के साथ, के आ जाएगा सर NO3। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो, यहाँ PbI2 है तो यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ भी 2 लगा दो, बैलेंस। ठीक है, 2K है, 2K है, क्लियर है। देख बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और उन सब्सटेंस में से आपको एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और यहाँ प्रेसिपिटेट कौन है, तो यहाँ प्रेसिपिटेट है आपका लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ये है लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट। क्या है बेटा, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया।
व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? गिव इन एग्जांपल। एग्जांपल ये हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? वो ऐसा रिएक्शन, और रिएक्शन इन विच सॉलिड फॉर्म्स एंड सेटल एट द बॉटम व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स, दिस इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, लिक्विड ही मिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो लिक्विड ही मिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आप ऐसे बोलो कि when two substance combined with each other and exchange their ions and form solid insoluble substance called precipitate reaction। यानी आयंस एक्सचेंज होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे और बनाएंगे सॉलिड इनसॉल्युबल substance। when two substance combine and exchange their ions। देखो बेटा कैसे बोलोगे कि मैंने टू सब्सटेंस कंबाइंड विद ईच अदर एंड आयंस एक्सचेंज विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? यानी आयंस के एक्सचेंज होने से जो बेटा बनता है, आयंस के एक्सचेंज होने से जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसे ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और यही प्रेसिपिटेट है बेटा लेड आयोडाइड पीबीआई। एक प्रेसिपिटेट और होता है जिसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट, BaSO4। ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है? व्हाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट होता है और सॉलिड होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में डिसॉल्व नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले पे। नोट, नोट क्या कहता है बेटा? नोट कहता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफन इन्वॉल्व द रिलीज और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो एनर्जी रिलीज होती है, नहीं तो एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है। रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक, ऑब्जॉर्व हुआ तो एंडोथर्मिक। आई होप क्लियर था। सम रिएक्शन रिलीज हीट, ओहो इसमें लिखा हुआ है कि सम रिएक्शन रिलीज हीट। इसे आप नोट में लिखना, नोट मतलब 100 के नोट पापा से मांग के मत लिख लेना बेटा। एक नोट लिखना मतलब आप अच्छे कलर से इसको सजा के, ठीक है, XYZ लिख के बढ़िया से इधर से लड़ी लगा के बढ़िया से इसको लिख लेना। रिलीज हीट को एक्सोथर्मिक बोलते हैं एंड ऑब्जॉर्व हीट को एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्लियर? बता चुका था कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिलीज हो हीट, सीधी सी बात है, रिलीज हीट एक्सोथर्मिक, ऑब्जॉर्व हीट एंडोथर्मिक। क्लियर है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। एग्जैक्टली। मान लो कि आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे, बीबी होगी, मतलब बीबी तो होगी ही, मतलब वो तो बनेगी, ठीक है, बच्चे होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चे का जो खून होगा हु बहू आपकी तरह होगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा वो। ठीक उसी प्रकार जब रिएक्शंस होते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं ना बेटा, द न्यू सब्सटेंस, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये देख लो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अभी तो केमिकल इक्वेशन के आपने बारे में बात कर लिया कि केमिकल इक्वेशन होता है जैसे बड़े बड़े रिएक्शंस को, बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस को सिंबल्स में लिख देना। जैसे मैग्नीशियम को Mg, सिल्वर को Ag, गोल्ड को Au। आप बड़े प्यार से बोलते हो, छोटे छोटे निकनेम बना दिया उसका। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग नेम्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में उन सब्सटेंस के नाम को रिप्रेजेंट कर देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम को Mg, मैग्नीशियम तो क्या लिख दूं? Mg। जैसे कि ऑक्सीजन तो क्या लिख दूं? O2। अब आप समझ कि भाई यार सिंबल्स के द्वारा Mg यानी मैग्नीशियम समझ गए,
यानी बड़े बड़े एलिमेंट्स को छोटे सिंबल्स के फॉर्म में लिख देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सिंबॉलिक इक्वेशन, यस, और मोर प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। यानी हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मुझे बताना था कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ चक्कर चला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैं जाके बोलूं कि मैग्नीशियम का चक्कर ऑक्सीजन के साथ चल रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 mg प्लस O2 2 mg। ये mg और O2 क्या कहलाएंगे, इस प्यार को क्या नाम दे, रिएक्टेंट, और इसको प्रोडक्ट। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख रहे हो सिंबलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, व्हेन दिस इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। और जब एक अपना मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ चक्कर चला रहा है, चक्कर चला रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो जो चक्कर चलाने की प्रक्रिया है, दिस इज केमिकल रिएक्शन, सो सिंपल, वो केमिकल रिएक्शन खत्म। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अब ये केमिकल इक्वेशन बेटा दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम आ चुके हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला नाम आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला नाम क्या आता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देख बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है, मैंने बोला कि जब केमिकल इक्वेशन होते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ होता है प्रोडक्ट। यही होता है ना बेटा, पहले तरफ तो कभी प्रोडक्ट होता नहीं है, पहली तरफ जो होता है वो तुम्हारा रिएक्टेंट ही होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो होता है रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस बैलेंस का। और जिस रिएक्शन में, मतलब जिस इक्वेशन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस कॉम्बिनेशन। क्योंकि दो चीजें ध्यान, कैसा रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास अगर इक्वल हो जाए तो वो बैलेंस है, इक्वल ना हो तो अनबैलेंस। अच्छा, इसी अनबैलेंस का एक और प्यारा सा भी नाम है जिसे हम बुलाते हैं स्केलेटल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बुलाते हैं बेटा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो सर ये लफड़ा क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस समझा दो, बिल्कुल समझाने के यही हूं यहाँ पे। लाइक जब कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो क्या बनाया, CO। अब रिएक्टेंट की तरफ कौन कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, जब मिले तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सिंपल ले रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ चेक करो, कार्बन कितना था, एक, और जो प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन कितना है, एक ही है सर। इधर ऑक्सीजन कितना है, दो, उधर ऑक्सीजन कितना है, दो ही है सर। तो इसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। लेकिन अगर मैं अनबैलेंस की बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, वाटर। अब आप रिएक्शंस को देखना, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ये हाइड्रोजन को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन इक्वल नहीं है बेटा, मतलब दोनों तरफ इक्वेशन में ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, तो ये रिएक्शन कौन सा है, अनबैलेंस। ये रिएक्शन कौन सा है बच्चा, अनबैलेंस। अच्छा सर, बैलेंस में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, अनबैलेंस में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया होता है और बोलता है कि आप उसे क्या करो, बैलेंस करो। क्या करो बेटा, बैलेंस करो। मैं अगले स्लाइड में जगह होगी तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। बैलेंस करो, ये क्यों करने की जरूरत है, तो ये करने की जरूरत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। किसकी वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारे केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े बड़े नाम है, जिनका नाम है लेवोजियर। बहुत बड़ा नाम है केमिस्ट्री, लेवोजियर। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया और कहा मास स्केल neither be
created or destroyed, कि मास को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब उन्होंने ये बात बोली ना बच्चों, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जब ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ एक कैसे कहाँ गया। तो हमारे लेवोजियर ने बोला कि भाई उसे ढूंढो कि ऑक्सीजन कहाँ गया। इसे ही बोलते हैं बैलेंस कर, यानी आप उसको जब इक्वल करोगे, उसको ढूंढोगे, तो उसे ही बोलते हैं बैलेंस। यानी इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to the mass of प्रोडक्ट। अब हमारे लेवोजियर ने बोला कि भाई देखो, एक लॉ फेंकता हूं, चला के मारता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि भाई मास को तुम कौन होते हो, खत्म करने वाले और पैदा करने वाले। मास रिएक्टेंट का जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा, जाओ जो करना है कर लो। तुमने बोला यार यहाँ तो हमने दो चीजें पढ़ी कि बैलेंस है अनबैलेंस है। अनबैलेंस में मास इक्वल नहीं होता, बैलेंस में इक्वल होता है। अभी यहाँ पे कहा गया कि अनबैलेंस को आप क्या करो, बैलेंस करो, क्योंकि मास कहीं नहीं गया, आपको दिख नहीं रहा है। आपको दिख नहीं रहा बेटा, मास यहीं पे है, उसे ढूंढ के लाओ। तो अब उसे ढूंढने चलेंगे। और बेटा पहले बैलेंस अनबैलेंस आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब उसे ढूंढने चलेंगे, तो टॉपिक बन जाएगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, तो देख भाई, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी द सेम ऑन बोथ साइड्स। जो मैंने बात करी कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन 2 था, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होने को मांगता है, अपन को 2 होने को मांगता है। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट शुड बी द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी इक्वेशन के दोनों तरफ एलिमेंट शुड बी सेम, सेम होना जरूरी है। स्टेप्स टू बैलेंस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। तो राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। पहले जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसको प्यार से लिख देना, ओके। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, H2 प्लस O2 क्या बनाया बेटा, H2। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिएक्टेंट, और यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन, और काउंट करता हूँ। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। दो दो सेम है, बैलेंस है। क्लियर हुआ मेरी बात। अब देखो ऑक्सीजन भी लिखता हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 है। इधर ऑक्सीजन में कितने हैं, 1 है। बात नहीं बनी ना, बात तो नहीं बनी। अब बात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस द इक्वेशन बाय एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट्स नंबर बिफोर फार्मूला। अब ये जो कोएफिशिएंट है इसको एडजस्ट करना है, और इंश्योर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ एलिमेंट्स को सेम कर देना है। तो अभी दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया यार इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, काम हो जाएगा। ऑक्सीजन को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो जब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बात का ये बन जाएगी, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन नाराज। हाइड्रोजन अब 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी बढ़ गया 4। तो क्या करोगे भाई, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी यहाँ पे क्लियर, बैलेंस हो गया। लेकिन मैं जो बेटा आप लोगों को तरीका बताऊंगा वो दूसरा बताऊंगा। ये तरीका ठीक है, तो वो तरीका ज्यादा ठीक है, तो आप उससे बैलेंस करके आप उसको लिख देना, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लेना जल्दी से। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय ए बी सी डी रूल। एबीसीडी रूल से बैलेंस करेंगे। और बेटा मैं इसके लिए बैलेंसिंग के लिए 2 अलग से वीडियोस बनाऊंगा। एक एबीसीडी रूल से आपको और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए 2 4 3 ही लाया हूँ। वन शॉट में खत्म करते हैं। बैलेंसिंग के लिए एक अलग से सेक्शन जाना, 10-15 मिनट का वीडियोस होगा, जाके देख लेना। और एबीसीडी रूल अगर कोई बोलता है कि नहीं यार मेरी मैम तो बोलती है मैं काट दूंगी, तो मैम अगर काटने की धमकी दे तो आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें दोनों तरफ एटम्स को एलएचएस और आरएचएस करके इक्वल करते हैं, तो वो भी वीडियोस में आपको बना के डाल दूंगा। क्लियर है, खुश हो आप, ठीक है। अब देख भाई, एबीसीडी रूल क्या कहता है, एबीसीडी रूल से बैलेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के सामने पहले ए,
दूसरे के सामने बी, फिर सी, फिर डी लिख देंगे। क्लियर हो गया? एबीसीडी में एबीसीडी लगा देगा। अब इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स है, जैसे कि मैं सबसे पहले लू कैल्शियम पे, मेरा मन किया कैल्शियम ले लेता। ऐसे एलिमेंट्स लो, ऐसे एलिमेंट्स लेना जो कम यूज में है। कुछ भी ले लेना, मैं तो बोलता हूँ चल माइंड में खामोगा डिस्टर्बेंस होगी, कुछ भी ले लेना। अभी कैल्शियम लिया, कैल्शियम कैल्शियम एक है। कैल्शियम कितना है यहाँ पे? एक है। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि अगर कहीं H2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है बेटा, और अगर कहीं 2H2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। क्लियर? और अगर 2H2O है तो ये जो 2 है, यानी ये वाला जो हमारा प्यारा सा 2 है, ये 2 हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन। और जो बेस में होता है जैसे कि O2, तो ये 2 केवल ऑक्सीजन का है। और ये 3 लग गया तो ये 3 भी ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा 6, हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम कैल्शियम की बात करें बेटा, अगर अब मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम एक है तो 1 इंटू बी बी, जहां एरो हो बेटा वहां इज इक्वल टू का साइन लगा दे। यहाँ कैल्शियम के सामने सी लिखा हुआ है तो सी 1 इंटू सी सी। क्लियर हो गया? अब आपने कहा कि B इज इक्वल टू सी, किसी एक को 1 मान लो, लेट C इज इक्वल टू 1, देन B इज ऑल्सो 1। अब मन में आ रहा होगा कि सर आपने B को 1 क्यों नहीं माना? तो B को मान ले, C 1 आ जाएगा, बात कोई नहीं फर्क करने वाला। अब देख, तेरे को इनडायरेक्टली ना बेटा ABCD की वैल्यू निकालनी थी, तेरे को C और B मिल गया। अब तेरे को A और D चाहिए। क्या चाहिए? A और D। तो कैल्शियम के बाद कोई और नाम आपको दिख रहा है? आपको कोई नाम याद है? इसके अंदर से कोई नाम दिख रहा है? मेरे को नाइट्रोजन पसंद है, नाइट्रोजन ले लेते। नाइट्रोजन एक है बेटा यहाँ पे, O3 है, ये 3 ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का नहीं है बेटा। तो नाइट्रोजन एक है, 1 इंटू ए हो जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एरो आ गया, एरो आते ही इक्वल टू लगा देना। अगर नाइट्रोजन यहाँ और यहाँ दोनों हो तो बीच में प्लस का साइन भी लगेगा, ध्यान रख। नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ है तो 1 इंटू, यहाँ नाइट्रोजन 1 नहीं 2 है, ओहो। देख बेटा NO3 का ब्रैकेट का ट्वाइस है, नाइट्रोजन 2 है, तो 2 को C से कर दो 2C। अब देख, C की वैल्यू तो तूने 1 निकाली थी, तो A की वैल्यू निकाल ले, 2 इंटू 1 2, आ गया A की वैल्यू तेरी। अब तेरा A B C तीनों आ गया, अब तेरे को D चाहिए, और D के लिए मैं तो बोलता हूँ तू जा हाइड्रोजन के पास। देख D वाले सेक्शन में आया तो तेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, तो या तो तू ऑक्सीजन पे ट्राई मारता, नहीं तो हाइड्रोजन मारता। ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया सर आपने? ले लो, मेरा क्या जा रहा है, लेंदी तुम कहानी लिए होगा। ये ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे लेने पड़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन लेना है। इधर देख, हाइड्रोजन एक, 1 इंटू ए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस है तो प्लस, हाइड्रोजन यहाँ भी है, कितने हैं? 2 है सर, दिख रहा है 2 है, तो 2 इंटू बी 2B सर, एरो की जगह इज इक्वल टू, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है इधर, 2 इंटू डी 2D, ये आ गया। अब ए की वैल्यू तूने क्या निकाली थी? 2 प्लस 2 इंटू, बी की वैल्यू तूने क्या निकाली थी? 1 इज इक्वल टू 2D, 2 टू 4 इज इक्वल टू 2D, कट गया, डी की वैल्यू आ गया तेरा 2। तो तेरा डी की वैल्यू क्या आ गया बेटा? अब जब तुमने एबीसीडी की वैल्यू निकाल ली तो पहले इक्वेशन को बड़े प्यार से लिख दो, इक्वेशन को लिख दे मेरे भाई। इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन कहता है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, यही है ना इक्वेशन, यही था। अब एबीसीडी की वैल्यू पुट कर, सीधा एबीसीडी की वैल्यू पुट कर। ए की वैल्यू 2 तो यहाँ लगाते सामने 2, बी की वैल्यू 1 तो बी की जगह 1, 1 कौन लिखता है यार? सी की जगह 1 मत लेके डी की जगह 2, तो डी सबसे लास्ट में था, यहाँ लगा दे। और अब देख लो इक्वेशन तेरा हो गया बैलेंस, ये जो तेरा इक्वेशन हो गया बैलेंस। तुझे कुछ भी मिलाना है मिला ले बेटा। देखो हाइड्रोजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए? 4 रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में चलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये रहा, 2 2 जा 4, 4 बराबर 4, हाइड्रोजन इक्वल आ गया। तुझे नाइट्रोजन मिलाना है तो नाइट्रोजन मिला ले। देख, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है यहाँ, 2 ही है। नाइट्रोजन 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 ये रहा, नाइट्रोजन कितना है बेटा? 2 है, 2 इज इक्वल टू 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस है।
ऐसे करके आप पूरा चेक कर लो, सब बैलेंस हो गया भाई। एबीसीडी रूल क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी सी डी लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जैसे ये क्वेश्चन आपको एक और करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, लिख लिया। एक एक करके एलिमेंट्स को उठाना, जो कम यूज में है उसको ज्यादा लो, आसान होता है। जैसे कि एन ए, जैसे कि क्या बेटा, एन और ए, सोडियम। सोडियम मैंने देखा कि यार इसका यूज बहुत कम, मतलब ये कम है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। एन ए कितना, वन, वन इंटू ए, एन 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 नहीं है, एरो आ गया, इज इक्वल टू एन ए कितना, टू, टू इंटू सी कितना, टू सी। ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टू सी। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब हो गया, तूने ऐसे देखा तो कुछ हो गया। अब देख बेटा, सी को तूने वन माना, ए टू आ गया, कोई दिक्कत। ए और सी तूने निकाल लिया, अब तेरे को चाहिए बीडी, बीड़ी चाहिए तेरे को, बीड़ी दिलाता हूँ। और देख सल्फर को ले ले, सल्फर क्योंकि इसमें कम है, सल्फर देखो कहीं नहीं है, एक यहाँ और एक यहाँ, आसान होते हैं लेने के लिए, कुछ भी ले लो। बी के पास से तुम हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, मुझे सल्फर पसंद। सल्फर कितना, एक, वन इंटू बी, बी, यहाँ वन इंटू सी, सी, बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने सी वन आया तो मेरा बी भी कितना आ जाएगा, वन। खत्म। मुझे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल गई, मुझे लास्ट डी की वैल्यू चाहिए। और डी मुझे देगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, लेकिन मैं ले लेता हूं इस बार हाइड्रोजन। कोई नहीं, हाइड्रोजन शुरू में कितना है, एक, वन इंटू ए, ए, चेक कर ले भाई, इधर देख ले, हाइड्रोजन एक, वन इंटू ए, ए, हाइड्रोजन दो, टू इंटू बी, टू बी, प्लस लगेगा क्योंकि अभी एरो क्रॉस नहीं किया हूं, एरो क्रॉस किया इज इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन टू इंटू डी, टू डी। अब बता भाई, हाइड्रोजन में ए की वैल्यू कितना, दो, प्लस टू इंटू बी की वैल्यू वन, टू डी, टू टू फोर इज इक्वल टू टू डी। डी की वैल्यू कितना आ गया, डी की वैल्यू कितना आ गया, टू। अब कैसे भी खतरनाक से खतरनाक बैलेंसिंग हो, आप कर सकते हो। पहले लिख दो NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2। ABCD की वैल्यू पुट करते चलो, ए की वैल्यू टू है तो टू लगा दो, बी की वैल्यू वन है तो छोड़ दो, सी की वैल्यू वन है तो छोड़ दो, डी की वैल्यू टू है तो टू लगा दो, और ये हो गया आपका इक्वेशन क्या, ये हो गया भैया इक्वेशन बैलेंस आपका। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब यहाँ पे आप एलिमेंट्स को काउंट कर लो बेटा, एन ए है, काउंट करो, टू है एन ए, एन ए एन ए एन ए एन ए, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी एन ए कितना है, टू इज इक्वल टू टू, तो एन ए की वैल्यू कितना आ गया बेटा, क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये बेटा सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद से करोगे होमवर्क में, और लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को ड्रॉप करोगे, आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। होमवर्क में कर लो भाई, इसे भी लिख देता हूँ होमवर्क, नहीं तो बच्चे बोलेंगे अच्छा खाली सी पार्ट करना था, डी मैं ना करूँ। बेटा दोनों कर लीजिएगा, अपने लिए होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आते हैं रिएक्शंस के टाइप। रिएक्शंस को सिंपलिक फॉर्म में लिखना, इक्वेशन। और अब आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोलो या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना, और कौन मिलेगा, रिएक्टेंट। कौन मिलेगा बेटा, रिएक्टेंट। मिलके बेटा सत्संग तो करेंगे नहीं दोनों, समझ रहे हो, रिएक्शन। तो रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा, प्रोडक्ट। अच्छा, कॉम्बिनेशन में मिलना रिएक्टेंट का कितना, दो से ज्यादा। ये मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टू और टू प्लस, ऐसे समझ जाओ, फील कर लो इसको कि बेटा जब टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं लेकिन प्रोडक्ट बनाते सिंगल है, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ देखो, ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं,
2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O बना दिया। 2H2 प्लस O2 क्या बनाया? 2H2। यहाँ आप देख रहे हो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ भी देख रहे हो दो मिल रहे हैं और बना कैसा रहे? सिंगल 2Ca। क्लियर है? तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना दें तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। कहानी देखो बिल्कुल अलग है। एक में दो मिल रहे हैं सिंगल बना रहे हैं, एक में सिंगल को तोड़ा जा रहा है कि तोड़ूंगा तेरे को, तोड़ूंगा तोड़ूंगा, और तोड़ वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसमें जिंक और CO3 साथ साथ है। इसे आपने हीट किया, गर्म किया और जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, रिएक्टेंट एक थे, प्रोडक्ट कितने हो गए? दो हो गए। यहाँ भी देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हीट किया, एल्यूमिनियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर बात समझ में आ रही है तो जल्दी से बताओ कि डिकम्पोजिशन में क्या होता है? सर एक ही रिएक्टेंट को गर्म करके फिर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जिसमें दो लोग प्यार करें और फिर आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाए तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन देख बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक करने के लिए ब्रेकअप के पीछे बहुत कारण होते हैं। अब आपका ब्रेकअप हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कि मान लो आपकी जो फ्रेंड है वो किसी और के साथ घूम रही हो, किसी और के साथ मूवी देखने जा रही हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने ब्रेकअप कर लिया। बहुत रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एग्जाम में कम नंबर ला रहे हो और आपकी वाली का नंबर अच्छा आ रहा है, तो फिर आपको बाइकआउट करके किसी और के साथ मूवी देखने जा रही हो। ठीक है, टूटने के ना कारण बहुत होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी सेम है। कि देख बेटा, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग हीट। यानी आप उसे हीट दे रहे हो, रिएक्टेंट बेटा टूट जा रहा है प्रोडक्ट में। किस कारण से? हीट की वजह से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फेरस सल्फेट, इसको आपने गर्म किया तो ये बनाया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तीन चीजें बनी। देख बेटा, एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट बना रहा है? तीन। प्रोडक्ट वन P1, प्रोडक्ट टू P2, प्रोडक्ट थ्री P3। तीन प्रोडक्ट बना रहा है। कि जब हम आयरन सल्फेट को बेटा हीट कर रहे हैं, पहला बना रहा है फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे लिखते चलना। दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट करो, बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोडक्ट में। तब जब हम उसे गर्म करते हैं हीट से। और दूसरा आता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन की कहानी अलग है। इसमें भी रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passed थ्रू इट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब बदल जाता है जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। थ्रू इट है आईटी। ठीक है, अब मान लो वाटर है, वाटर में आप करंट पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे। पहला बनेगा हाइड्रोजन और दूसरा बनेगा ऑक्सीजन। पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पता है कैसे आता है? बोल देता है कि डिकम्पोजिशन में थर्मल, इलेक्ट्रो और फोटो तीनों के एक एक एग्जांपल दो, और फिर आप दांत दिखा के बोलते हो मेरे टूथपेस्ट में तो नमक नहीं है, सेंसोडाइन, दांतों के झिंझनाहट से तुरंत राहत, और आप आ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना बेटा, आपको बताना है यहाँ पे। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है?
फोटो डिकम्पोजिशन में क्या कि मतलब आपकी बंदी का किसी ने फोटो खींच के भेज दिया और आपका दिल टूट गया, ओ माय गॉड, ये किसी और के साथ पिज्जा कैसे खा सकती है? नहीं बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट in the presence of in the presence of sunlight। रिएक्टेंट को हम रखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, और सूर्य के प्रकाश में रख के वो हीट ऑब्जॉर्व करेगा, सनलाइट से एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, और एक समय के बाद टूट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन में आप फेरस सल्फेट को हीट दे रहे हो, तो वो टूटेगा कब? जब वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। अगर वो हीट ऑब्जॉर्व ही ना करे तो वो टूटेगा ही नहीं। अब इसका सबसे देख बेटा, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटो डिकम्पोजिशन सनलाइट में रखते हैं। एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये बनाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। इसका एक एग्जांपल और है जो कि इंपॉर्टेंट है, 2AgBr। क्या होगा सर? 2Ag प्लस Br। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि यही यूज होता है बेटा किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यहां से क्वेश्चन आएगा कि किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, यहां से क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? तो आई होप कि आपको तीनों डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया होगा। एक में हीट दे के तोड़ते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ते हैं, तीसरे सनलाइट में ले जाकर रख देते हैं, टूट जाता है। अब आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं, डिकम्पोजिशन में टूट रहे हैं। तोड़ने के पीछे तीन कारण, लाइट दे दूंगा, हीट दे दूंगा, करंट पास कर दूंगा। चल भाई, अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ये ऐसा रिएक्शन है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड। यानी किसी कंपाउंड के अंदर से जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम वाले को मार के फटक से भगा देता है। जैसे कि जिंक के अंदर हमने कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डाला। यहाँ पे बेटा मैंने ये क्वेश्चन कराया था देखो, और बताया था कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डालने वाला क्वेश्चन मैंने कराया था और बताया भी था। ये रहा, कॉपर सल्फेट के अंदर नहीं, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कराया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने बताया था H2SO4 के अंदर जिंक डालेंगे, तो मैंने बताया था जिंक बहुत पैसा वाला है, हाइड्रोजन के पास ई रिक्शा है, इसके पास फॉर्चूनर है, इसीलिए जिंक ने SO4 को अपने साथ भगा ले गया और हाइड्रोजन देखते रह गया। तो मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते रहियो। क्यों देखते रहियो? क्या क्यों तुम्हारे पास पावर नहीं है? ले भाई, अब हमने बोला कि जिंक जब CuSO4 में डालेंगे बना देगा ZnSO4। भैया Cu ने SO4 का साथ क्यों छोड़ा? Cu ने इस Cu ने नहीं छोड़ा, SO4 छोड़ के चली गई। SO4 ने Cu का साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, SO4 को Zn पसंद है, क्योंकि Zn के पास फॉर्च्यूनर है। SO4 को Zn क्यों पसंद है सर, ये बता दो, अभी बताता हूँ। ये देख बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज है, मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव। ट्रिक भी बता दिया गया है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस चैपरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज पोटेशियम स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम मी मैग्नीशियम, एसी एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, जेब्रा जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राई ट्री लर्निंग लेट हाउ हाइड्रोजन कॉपर कॉपर सेव सिल्वर गोल्ड गोल्ड। ये ट्रिक होता है। जो ऊपर वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, नीचे वाले थोड़े कम कम रिएक्टिव। अब आप देखो बेटा कि जेडिन और सीयू में ऊपर कौन है? जिंक रहा यहाँ पे और सीयू कॉपर रहा यहाँ पे। अब देख रहे हो बेटा, ऊपर वाला अमीर है, नीचे वाला गरीब है। जिंक देख कहाँ पे है, कॉपर देख कितना नीचे है।
तो बेटा जब कॉपर और जिंक में जब होगी ना कंपटीशन, तो मेरा जिंक ही जीतेगा, क्योंकि जिंक इज मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव। तो ये जिंक मेरा क्या करेगा, SO4 को अपने साथ ले जाएगा, Cu को साथ छोड़ देगा, बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे यही लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, देख एक बार पढ़ ले, फिर से पढ़ ले। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को लात मार के हटाए। जैसे एक क्वेश्चन और मैंने कराया था कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, जब उसके अंदर लोहे की कील डालते हैं तो वो ग्रीन कैसे हो जाता है। देख भाई, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके अंदर हमने डाला आयरन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था बताओ, सर ब्लू था। अब आयरन डाल दिया, देख भाई कॉपर कहाँ है दिख रहा है, नीचे। आयरन को ढूंढते हैं, आयरन आयरन आयरन, ये रहा, जिंक के थोड़ा नीचे है। मतलब जिंक और आयरन में कंपटीशन हो, कौन जीतेगा, जिंक जीतेगा, ऊपर है। लेकिन आयरन और कॉपर में कंपटीशन हो, कौन जीतेगा मेरा बच्चा, मेरा बाबू, आयरन जीतेगा सर। आयरन क्यों जीतेगा, क्योंकि आयरन ऊपर है, ऊपर है यार, वो आयरन जीतेगा। तो आयरन जीतेगा तो आयरन जाएगा SO4 को ऐसे लाइन मारेगा, SO4 तुरंत जाके चिपक जाएगा, ओ माय बेबी, FeSO4। और कॉपर अकेला, कॉपर कैसा हो जाएगा, अकेला। और ये FeSO4 यानी बेबी का जो है वो कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लू से कैसा, यानी अब हमारा बेबी जो है वो ब्लू से कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाई रिएक्टिव स्मॉल रिएक्टिव को हटा देता है, सिंपल से। आगे बढ़ते हैं, और ये रिएक्टिविटी सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल नॉन मेटल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा जिक्र करना जरूरी था। अब आता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब हटाना, समझ रहे हो। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों हटाएंगे, दोनों हटाएंगे ठाकुर। दो कंपाउंड्स react and the ions of two reactants are exchanged to form two new compounds। पहले भी बताया था। दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और आयंस ऑफ टू रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यानी दो रिएक्टेंट के आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से डेफिनेशन देख लो। दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड्स आपस में आके मिलते हैं, मिलने के बाद वो दोनों अपने आयंस को रिएक्टेंट जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं, फिर नया बनाते हैं। जैसे NaCl, Na अलग है, Cl अलग है, Ag अलग है, NO3 अलग है। अब Ag को Cl लाइक करता है या Cl को Ag लाइक करता है, तो Ag Cl के साथ बनाएगा AgCl। AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और दूसरा आता है Na, NO3 पे ट्राई मारेगा तो बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब देख बेटा, जब दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, यानी Na ने अपने Cl को Ag को दे दिया, Ag ने अपने NO3 को Na को दे दिया, अपने आयंस को एक्सचेंज किया, कुछ नया बनाया, NaNO3 और AgCl, कुछ नया बनाया, तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कभी कभी क्या होता है कि जो दो कंपाउंड्स बनते हैं, यानी आयंस एक्सचेंज होने के बाद क्या, जो कंपाउंड बनते हैं कैसे बनते हैं, सॉलिड बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं, यानी सॉलिड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। यानी देख, दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट किए, आयंस एक्सचेंज हुआ, तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें सॉलिड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, टू इंपॉर्टेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो या प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलो। तो क्या भैया सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट होते हैं, तो बोला ना ना, बिल्कुल नहीं। कौन से होंगे, तो वो जिसमें सॉलिड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बने, जिसके अंदर सॉलिड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बने, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट सारा नहीं बनाता सॉलिड, कुछ बनाते हैं। जैसे एक डबल डिस्प्लेसमेंट है लेड नाइट्रेट को Ki के साथ, तो यहां जो बनेगा PbI2, ये इसका कलर कैसा होगा, येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट, येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बनता है।
और दूसरा होता है बेटा जब फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, यानी बेरियम सल्फेट BaSO4, ये जो होता है आपका कौन सा प्रेसिपिटेट होता है? व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, BaSO4 फॉर्मेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब बेरियम क्लोराइड का चक्कर NO2SO4 के साथ चलता है, तो चक्कर चलते चलते धीरे धीरे BaSO4 के साथ नैन मटक्का करके BaSO4 बनाता है। और यहाँ NO2 को Cl2 पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, 2NaCl। क्लियर है क्या? तो ये जो BaSO4 है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट और PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। इसे याद कर लो, रट लो रे, रट लो। अगर फील नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए, अगर एग्जाम कल परसों है तो इसे रट लो कि BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया? तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आयंस एक्सचेंज होते हैं, नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन कभी कभी नया सब्सटेंस में सॉलिड बन जाए तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कराता है। अब आता है बेटा इसके बाद का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, तो स्लाइड में दो क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन के अंदर O2 इन, हाइड्रोजन आउट, सीधी बात, इतना ही लिख लो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी कम एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए। जैसे उसकी जिंदगी में ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन की एंट्री हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन की एंट्री ना हो तो हाइड्रोजन जाए छोड़ के, जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ आयरन अकेला था, आयरन इज अकेला, फिर उसकी मुलाकात ऑक्सीजन से हुई, फिर बात आगे बढ़ी, गुल्लू 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 बात आगे बढ़ी, फिर आयरन ऑक्सीजन अब साथ साथ है। क्या किया होगा? कैसे साथ साथ है? रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन किया तो साथ में। अब आयरन की जिंदगी में ऑक्सीजन है, आयरन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आयरन की जिंदगी में ऑक्सीजन आ गई कि नहीं आ गई? जब किसी की जिंदगी में ऑक्सीजन आ जाए, जब किसी एलिमेंट्स की जिंदगी में ऑक्सीजन आ जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ कॉपर है, कॉपर का चक्कर ऑक्सीजन के साथ चला कुछ दिन तक, फिर अब कॉपर और ऑक्सीजन साथ साथ है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब किसी एलिमेंट्स की जिंदगी में ऑक्सीजन की एंट्री होती है, जब किसी जिंदगी के सॉरी जब किसी एलिमेंट्स की जिंदगी में ऑक्सीजन की एंट्री होती है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब बिल्कुल, कॉपर की जिंदगी में ऑक्सीजन ने एंट्री मारा ना, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, तो घंटी बजी तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। समझ गए? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा देखो, दो लोगों में प्रेम होता है ना, तो कोई तो कोई होता है, कोई आपका दोस्त, जो इन दो प्रेमी जोड़ों को मिलाने का काम करता है, जिसकी वजह से इन दोनों प्रेमी आपस में मिलते हैं। या मान लो कि कोई आउटपुट नहीं है, मतलब दोनों में कोई नहीं है, दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं है, तो आप और उसके बीच में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, दोनों में से कोई एक एफर्ट डालता है कि यार मैं उसकी जिंदगी में चली जाऊं, ये आप चाहते हो वो मेरी जिंदगी में आ जाए, तो जो एफर्ट डालता है ना ऑक्सीजन को लाने के लिए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख बेटा, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड itself get reduced called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस दूसरों को ऑक्सीडाइज करा दे, दूसरों को मिला दे, लेकिन खुद ही बेटा itself get reduced, खुद को कुछ नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? यानी जो ऑक्सीजन किसी और को मिलवाने का काम करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ कॉपर की जिंदगी में ऑक्सीजन आ गया तो कॉपर ऑक्साइड बना ना, जैसे कॉपर अकेला था और इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन आ गया, तो जिंदगी किसकी जिंदगी में ऑक्सीजन आया? कॉपर की जिंदगी में। बैलेंस भी कर लो ले भाई। तो कॉपर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा केस चलता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि जिंदगी में, कॉपर की जिंदगी में ऑक्सीजन आया लेकिन तब भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि जिसकी जिंदगी में ऑक्सीजन आएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर के पास ऑक्सीजन जिसकी वजह से आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी जिंदगी में ऑक्सीजन आ गया वो रिड्यूसिंग एजेंट। देख बेटा, कॉपर पाउडर वॉज हीटेड इन चाइना डिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, पेपर में कई बार आया है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। कॉपर पाउडर को हीट किया जा रहा है चाइना डिश में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस। पहले केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। देख भाई, कॉपर की जिंदगी में चाइना डिश में रखा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा,
और बना देगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन है। राइट द केमिकल रिएक्शन। जब कॉपर पाउडर वाज हीटेड इन चाइना डिश, बट चाइना डिश से एक लॉलीपॉप फेंका है तुमको एग्जामिनर, तुम लॉलीपॉप लेने की कोशिश मत करना। चाइना डिश के अंदर कॉपर को रख के जला ही तो रहे हो यार, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। पूछा नेम द कलर ऑफ द रिएक्टेंट, तो कॉपर का कलर क्या होगा, आरबी, रेडिश ब्राउन। व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा सर, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, लोहे की कील डाल दिया, आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया होगा आई होप। हाँ, अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन आउट, हाइड्रोजन इन, सीधा ध्यान रखो, यही तो इंपॉर्टेंट है बस। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कम, हाइड्रोजन गो, यहाँ नहीं, हाइड्रोजन कम, ऑक्सीजन गो आउट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन इन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन आउट। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की जिंदगी में ऑक्सीजन थी, देखो खुश है ना। अब इस आया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वजह से अब कॉपर अकेला है, यानी यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था ना, वो उसको छोड़ के चली गई क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ चक्कर चल गया उसका। तो ये कॉपर के साथ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और जहां हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे होता है रिएक्शन रिडक्शन। तो बोलोगे भैया ये मतलब हाइड्रोजन की भी तो ऑक्सीजन मिला, तो यहाँ हो गया बेटा गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है, यानी कॉपर की जिंदगी से ऑक्सीजन चली गई, और वही ऑक्सीजन अब किसकी जिंदगी में आ गई, हाइड्रोजन की जिंदगी में आ गई। तो देखो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे सर, तो वो सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं विच कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे पिछले केस में आपको कॉपर समझाया था कि कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो गया, विच कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, तो दूसरों को हटा के खुद ऑक्सीडाइज हो जाए कि भाई मैं ऑक्सीडाइज हूं, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा दोनों साथ साथ होता है, यानी जो पहले मैंने बताया था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, और रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, दोनों साथ साथ। यानी जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को ही क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को ही क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को ही क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो सिमिल्टेनियसली इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड, यहाँ जिंक की जिंदगी में कौन है, ऑक्सीजन है। अब जिंक की जिंदगी में ऑक्सीजन छोड़ के चली गई, अब अकेला जिंक हो गया, यानी जिंक की जिंदगी से ऑक्सीजन चली गई, हो गया हो गया हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ के चली गई जिंक को, चली गई ना जिंक को छोड़ के, तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिडक्शन। अब ये देखो कार्बन अकेला था, कार्बन इज अकेला, लेकिन जो ऑक्सीजन जिंक को छोड़ के आई, लेकिन देखो उसको तो कोई ना कोई चाहिए। छूटोगे बेटा तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। ऑक्सीजन तो बेटा जिंक के साथ, तो कल कार्बन के साथ। अब बेटा ये इसको जिंक क्यों छोड़ के गई, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ मिलके सीओ बना दिया। तो यहाँ कार्बन की जिंदगी में क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देख बेटा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन जब दोनों साथ साथ हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ CuO है, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड की जिंदगी से केवल कॉपर बचा, यानी यहाँ पे हो गया सर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन छोड़ के चला गया। अब ऑक्सीजन बेटा अकेला रहेगा ना, उसको कोई ना कोई चाहिए, वो हाइड्रोजन के साथ अपना गुलू गुलू खेल रहा है। हाइड्रोजन के साथ गुलू गुलू खेल रहा है, यानी हाइड्रोजन की जिंदगी में क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन दोनों साथ साथ हो तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते चलो। अब आता है कोरोजन। कोरोजन बेटा बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, बट देख लेते हैं। ठीक भाई, कोरोजन द स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल
ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। यानी स्पेशली मेटल्स इसलिए दिया हुआ कि कोरोजन जनरली मेटल्स में होता है, यानी मेटल्स का स्लो और ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यानी धीरे धीरे खत्म होना, बर्बाद हो जाना। मेटल्स का धीरे धीरे बर्बाद होना ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। जैसे लोहे की आप कोई रॉड ले आओ, लोहे की अलमारी लाओ, उसे एनवायरनमेंट में छोड़ दो, धीरे धीरे वो लोहा जो है एनवायरनमेंट के एयर मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। और ये नहीं कि आज अलमारी रखा कल अलमारी बर्बाद, नहीं, धीरे धीरे 6 महीने, साल भर, 1 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो अलमीरा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होता जाएगा, जंग लगेगा, फिर थोड़ा घिस जाएगा, थोड़ा खराब हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं कोरोजन, यानी मेटल्स का स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यानी किसी भी मेटल्स का धीरे धीरे खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन करता है इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे को जंग लगता है बेटा, खराब हो जाता है। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट टू द कोरोजन ऑफ आयरन। और लोहे को बर्बाद करने के पीछे, जैसे आपके बर्बाद होने के पीछे कुछ लोग हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो भी हो, आपको पता होगा। उसी तरह बेटा इस लोहे को बर्बाद करने के पीछे हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। आजा तेरे बर्बाद कर दो तेरे को, आजा, पता है क्या, चल बर्बाद कर दे दूंगा तेरे को। धीरे धीरे बर्बाद करता है, पहले आयरन को मजा आता है, ओ हो मजा आ रहा है रिएक्शन करके, फिर धीरे धीरे बर्बाद हो। प्रिवेंशन, यानी कैसे बचाओगे इस बर्बादी को? तो बेटा गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्ट। यानी ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये जहाज देख रहे हो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, ये किसी लग रहा है किनारे पे लगा हुआ है, और धीरे धीरे देख रहे हो इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। इसी में भी तो तुम जाना हनीमून के लिए, जहाज कोई नहीं मिलेगा। ओहो, मजा आ गया ना, तो कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। बच्चे मेरे सोच रहे हैं कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे सर, कोई नहीं, यहाँ अकेले में मजा आ जाएगा। देखो बेटा, तो ये जहाज का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट से, ये रिएक्शन कर रहा है और धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब इसको बचाने के लिए आप क्या करोगे? इसके ऊपर बेटा जिंक की लेयर चढ़ा दो, यानी जिंक जाओ उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, कुछ भी करके जिंक का परत चढ़ा दो। अब ऑक्सीजन आएगा, आयरन को खोजते खोजते, कहाँ है आयरन? उसको आयरन दिखेगा नहीं, बोलेगा ये तो जिंक है, और मैं जिंक को प्यार नहीं करूंगा। ये केवल प्यार किसको करेगा? आयरन को। और आयरन तो दिख ही नहीं रहा क्योंकि आयरन अंदर डूबा हुआ है। पहले की पिक्चर देखते थे, पहले की पिक्चर में ना, जो लड़की का बाप होता था वो लड़की को रूम में बंद कर देता था, पूरी तरह से दरवाजा बंद कर देगा, लड़की भाग रही है कि मुझे मिलना है, प्रेम 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 चिल्ला रही है, खिड़की ऐसे कर रही है, लेकिन प्रेम नीचे खड़ा है, लेकिन प्रेम लड़की को नहीं देखेगा। इंसिडेंट देखो, प्रेम पूरा खोज रहा है कि कहाँ है प्रिया, कहाँ पे है प्रिया, प्रिया चिल्ला रही है, और प्रिया भी चिल्ला रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे। मतलब ये हिंदी पिक्चरों में कुछ भी होता है। ठीक उसी तरह जब ऑक्सीजन आएगा ना आयरन से मिलने, तो चिल्लाएगा आयरन आयरन आयरन, और आयरन ऑक्सीजन की तलाश में है, लेकिन उसके ऊपर परत किसका चढ़ा है? जिंक। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना, ताकि उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। या तो उसे आप पेंट कर दो, पेंट लाओ और पेंट कर दो। दूसरा आता है ऑयल कोटिंग, यानी ऑयल कोटिंग यानी उसे ग्रीसिंग करते रहो बार बार, तो भी जंग नहीं लगेगा। तो कोरोजन समझ में आ गया होगा आई होप, कि मेटल्स जब इन्वायरमेंट में रहते हैं तो धीरे धीरे उनका स्लो और ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ही क्या कहलाता है? कोरोजन। अब आ जाता है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल leading the unpleasant odors and flavors in food, causes exposure to air moisture or light can cause oxidation of oil। यानी जब बेटा देख भोजन यानी फूड आर्टिकल्स ऑयल कंटेनिंग होता है, फैट कंटेनिंग होता है, तो जब हम लंबे समय तक रखते हैं ना, तो उसका स्वाद जो होता है और मजेदार हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। मजेदार बोले तो अच्छा नहीं होता, बासी हो जाती है। बासी समझ रहे हो ना? बासी जिसे बोलते हैं, बदबू आने लग जाता है उसके अंदर से। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। कभी कभी ट्रेन में सफर करते होंगे तो पूरी और भुजिया लेके जाते होंगे, गर्मी के दिनों में स्पेशली अगर बात करें, तो पूरी भुजिया लेके जा रहे हो, अब भुजिया खा लिया पूरी रात को, और सुबह भी सोच रहे हो 5 को पूरी कचर देंगे बढ़िया से भुजिया के साथ, सुबह सुबह भुजिया हो जाता है खराब। उसके बाद भी अब दो तो खा ही लेते हो, पता है मुझे आप लोगों के बारे में। तो बेटा वो क्या हो जाता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर है? अब ये देखो, ये पोटैटो चिप्स आपको दिख रहा है, पोटैटो चिप्स दिख रहा है, और ये पोटैटो चिप्स बेटा कभी दुकान पे जाना, दुकान वाले अंकल के पास पोटैटो चिप्स में देखना नाइट्रोजन गैस फ्लश किया जाता है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस फ्लश किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हाइड जो चिप्स का पैकेटवा है उसका चक्कर किसके साथ चल रहा है? ऑक्सीजन के साथ।
उसके माँ बाप को पता है कि ससुर ये ऑक्सीजन के साथ चक्कर चला के एक दिन खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ऐसे ऐसे भर के पैकेट को सील कर दिया। अब आप कुछ मत करना, जाके पैकेट को छेद देना, छेदोगे तो ये गैस बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन गैस अंदर आ जाएगा। और कुछ दिन के बाद ये चिप्स का स्वाद बेटा बहुत खराब हो जाएगा। पहले ठीक रहेगा, 1-2 दिन तक कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन बाद चिप्स का स्वाद जो होगा वो खराब हो जाएगा, क्योंकि चिप्स क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, बासी हो जाएगा। कैसे प्रिवेंट करोगे? एंटीऑक्सीडेंट्स लगाओ, यानी कि ये जो ऑयल वाले जो फूड आर्टिकल्स हैं, इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो तुम कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे कंपाउंड्स ऐड करो जो ऑक्सीडेशन को रोके, जो ऑक्सीजन को मिलने से रोके। मामा ठाकुर को बुला के लाओ, और मामा ठाकुर आएंगे तो बेटा नहीं मिल पाओगे। कैसे मिल पाओगे अपने प्रेमी से? तो उसी तरह जो हमारा भोजन है वो ऑक्सीजन से नहीं मिल पाएगा, तो खराब होगा नहीं। एंटीऑक्सीडेंट यूज करो। दूसरा रेफ्रिजरेशन, स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब रेफ्रिजरेशन में रख दो, यानी फ्रिज में रख दो चीजों को, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस धीमे धीमे होगा। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में हम खाने को फ्रिज में रखते हैं, ताकि जल्दी खराब ना हो, धीरे धीरे खराब। दूसरा आता है वैक्यूम पैकिंग, यानी रिड्यूस एक्सपोजर टू एयर। मतलब ऐसी उसकी पैकिंग कर दो कि एयर का कोई नामो निशान ना हो, ठीक है, कम हो जाए। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं रेंसिडिटी को रोकने के। तो बेटा इसी स्लाइड्स के साथ हमने कर दिया कंप्लीट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अंत तक अगर आज आप वीडियोस में बने हुए हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी है वीडियो, कर लो चैनल को सब्सक्राइब, कर दो दोस्तों के बीच में शेयर। और बेटा जो भी आपको पढ़ाया हो ना, उन सबका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाओ और वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कि आपका थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। फिर नोट्स बना लो बढ़िया से, कर लो बोर्ड एग्जाम्स की बढ़िया से तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियोस में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।